Yes. Hello everyone. Good morning to all of you. I hope I am audible and visible. ऑनलाइन वालों बेटर है ना, आवाज प्रॉपर आ रही है? पहले तो नहीं आ रही थी ना. ओके, परफेक्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ द टिपिकल चैप्टर इन दिस सब्जेक्ट, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया. इसमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट था. पूरा रेगुलेशन चेंज कर दिया. पहले रेगुलेशन का नाम भी कुछ और था, अब रेगुलेशन का नाम भी बदल दिया. अब तो एक्चुअली रेगुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ओआई रूल्स एंड ओआई रेगुलेशंस. रूल्स आर विद रिस्पेक्ट टू द लॉ पार्ट एंड रेगुलेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजरल पार्ट. तो सबसे पहले तो एक वर्ड हमें समझना होगा. एक तो ये पूरा जो मैटर है, इसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई. व्हाट इज द लॉ? OI rules and OI regulations issued by RBI under FEMA. तो ये पूरा FEMA के थ्रू चलता है. FEMA के रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनका नाम है OI रूल्स, OI रेगुलेशंस, और रेगुलेटर इज RBI. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज कि ये मास्टर डायरेक्शन क्या होते हैं. क्योंकि हमें जो पढ़ना है ना, दैट इज एक्चुअली मास्टर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया. बार बार इस चैप्टर में एक बात की हुई है, पहले ये था अब ये है, तो हम अब फॉर द सेक ऑफ रिविजन केवल वही बात करेंगे जो अब है, और बहुत काम की बात करने वाले हैं. जितने भी टेक्निकल टॉपिक्स हैं वही डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो ये बात कि मास्टर डायरेक्शंस होता क्या है, मास्टर डायरेक्शंस होते क्या है. आरबीआई का आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, हर चीज के मास्टर डायरेक्शन इशू करती है. एक्चुअली रीजन ये है कि आरबीआई जो लॉ बनाती है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअली सेम फेमा, तो फेमा के अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशंस, एक ही चीज को लेकर आरबीआई कुछ कह रही है. फेमा में कुछ प्रोविजन है, कुछ रूल्स रेगुलेशन में प्रोविजन है. तो चूंकि रेगुलेटर आरबीआई है, अलग अलग रूल्स भी वही मेंटेन कर रही है. अब एक ही चीज को लेकर 5 अलग अलग जगह कुछ बातें लिखी हुई हैं. तो आरबीआई क्या करने लग गई, इंस्टीड ऑफ रेफरिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आरबीआई उन रूल रेगुलेशन को कंबाइन करके मास्टर डायरेक्शन बना दी थी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए. इसके लिए भी आरबीआई ने बनाया मास्टर डायरेक्शन. अब जब जब भी उन स्पेसिफिक रूल्स में चेंज होगा, आरबीआई अपना मास्टर डायरेक्शन भी क्या कर देगी, चेंज कर देगी. अब हमारी काम की बात पर आते हैं. सबसे पहले ये टॉपिक ओआई रूल्स क्या, ओआई रेगुलेशंस क्या. तो ये आपको अच्छे से समझ में आता है कि परमिशन के प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट करने की कंडीशंस, कहां कहां नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करोगे शेयर्स खरीदने की, बेचने की, ट्रांसफर कैसे करोगे अपने शेयर्स को, लिक्विडेशन के टाइम पर क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो क्या करना है. ये रूल्स हैं ओआई रूल्स. और रेगुलेशंस क्या है, इन सब चीजों की प्रोसीजर. अब डायरेक्टली काम की बात पर आते हैं कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है. तो इस टॉपिक के थ्रू आरबीआई क्या रेगुलेट करती है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस, जिसको यहां नाम दिया हुआ है PRII, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में क्या क्या कवर होता है तो हमें वो समझना पड़ेगा. तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए एक फॉर्मूला बहुत काम आता है. ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. और फाइनेंशियल कमिटमेंट भी 2 पार्ट में है. एक है ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक है डेट के थ्रू पैसा देना. तो 2 चीजें हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट में भी. फाइनेंशियल कमिटमेंट का भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम कि फाइनेंशियल कमिटमेंट इज इक्वल टू ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लस डेट अदर देन OPI. OPI क्या होता है यह भी हमने बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया था कि जब आप किसी इंडिया के बाहर के एंटिटी के शेयर्स खरीदते हो वहां की स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा के थ्रू, तो वो कहां काउंट होगा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में. और जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे, खुद ही उस कंपनी को अक्वायर करोगे या खुद ही वो कंपनी बनाओगे, तो उसे क्या कहेंगे, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझने के लिए भी हमने कहा था कि 4 चीजें ODI में काउंट होती हैं. इन चारों को हम कहेंगे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. पहला तरीका, आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स अक्वायर कर लो. कौन सी कंपनी के, अनलिस्टेड. कैपिटल ऑफ अनलिस्टेड फाइनेंशियल एंटिटी, फॉरेन एंटिटी, अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी के आप इक्विटी अक्वायर करोगे, ODI में काउंट होगा. किसी कंपनी को बना ही आप रहे हो तो क्या लिख रहे हैं, मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हो आप. नेक्स्ट, अनलिस्टेड में ही ODI काउंट होगा क्या, नहीं. अगर लिस्टेड है और 10% से ज्यादा इक्विटी खरीद रहे हो, ये भी ODI. और लास्ट, अगर किसी कंपनी में आप एक्विजिशन नहीं कर रहे हो शेयर्स का, लेकिन क्या अक्वायर कर रहे हो, कंट्रोल.
तो ये बात आगे भी बहुत बार 3-3 4-4 लाइन में लिखी हुई है कि इवन इफ देयर इज एन एक्विजिशन विदाउट एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोल विदाउट एक्विजिशन ऑफ इक्विटी एटसेट्रा, तो भी वो कहां काउंट होगा? ओडीआई में। तो ओडीआई में 4 चीजें काउंट हैं। पहला, किसी अनलिस्टेड कंपनी को अक्वायर करना, अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी के इक्विटी शेयर अक्वायर करना, लिस्टेड फॉरेन एंटिटी के 10% से ज्यादा इक्विटी अक्वायर करना, किसी कंपनी को बनाई आप ही रहे हो, उसके मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हो, और लास्ट, विदाउट एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स, अगर आप कंट्रोल अक्वायर कर रहे हो। ये सब काउंट होंगे ओडीआई में। हमने कहा था हमको इतनी लेयर तक ही डिस्कशन करना है। आगे तो ये चारों चीजें ओडीआई में काउंट होती हैं। नाउ क्या डेट भी फाइनेंशियल कमिटमेंट में काउंट होगा? यस, अगर वो डेट है अदर देन ओपीआई। अब किस किस को मानते हैं डेट अदर देन ओपीआई? आप किसी कंपनी के क्या खरीद रहे हो? डिबेंचर। जिस कंपनी में आपका लाइक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जिस कंपनी में आपने इक्विटी खरीदी हुई है, जो कंपनी आपकी है, उस कंपनी में आपकी गारंटी लग जाए, लाइक वो कंपनी लोन ले ली और गारंटी आप दे रहे हो, ये सब चीजें कहां काउंट होंगी? फाइनेंशियल कमिटमेंट में। डेट अदर देन ओपीआई, डेट अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और अगर यही डिबेंचर आप किसी कंपनी के खरीद रहे हो वहां के नॉर्मल इक्विटी, वहां के नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो कहां काउंट हो जाएगा? ओपीआई में। सो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओपीआई, और फाइनेंशियल कमिटमेंट इक्वल टू ओडीआई प्लस डेट अदर देन ओपीआई। नाउ क्या हम डेट दे सकते हैं हमारी फॉरेन एंटिटी को? तो पहले तो फाइनेंशियल कमिटमेंट को उन्होंने डिफाइन किया, ये आपके हाथ में। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या लिखते हैं? जो आप ओडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डेट अदर देन ओपीआई। एज, तो ये तो हमने लिख ही दिया। एज वेल एज अगर आप नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी दे रहे हो अपनी फॉरेन एंटिटीज को। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी मतलब क्या? लाइक आप उसको अगर लोन देते हो तो वो डेट है, फंड बेस्ड, और अगर आप उसके लिए क्या देते हो? गारंटी, तो बताओ ये क्या कहलाएगा? नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। आप उसके लिए कुछ कर रहे हो लेकिन फंड नहीं दे रहे हो, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। आगे, क्या एक इंडियन एंटिटी डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लैंड या इन्वेस्ट कर सकती है फॉरेन एंटिटी में? तो हमने कहा यस। आप अपनी फॉरेन एंटिटी में, क्या इंडियन एंटिटी उसको पैसा उधार दे सकती है, डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद सकती है, नॉन फंड बेस्ड कमिटमेंट कर सकती है? आंसर है यस, सब्जेक्ट टू आप ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। कौन सी कंडीशन? तो मैं आपको बता देता हूं बेसिक कंडीशन क्या है। ये कह रहे हैं आप उसी कंपनी को लोन दे पाओगे जिस कंपनी में आपने क्या कर रखा है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल है। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए 3 कंडीशंस होंगी कि पहले तो आप ओडीआई करने के लिए एलिजिबल हो। ऑब्वियस है, अगर एलिजिबल ही नहीं हो तो ओडीआई में अगर कोई चीज काउंट हो रही है और आप ओडीआई के लिए एलिजिबल ही नहीं हो तो ये नहीं कर पाओगे। आप अपनी फॉरेन एंटिटी को क्या लोन दे सकते हो, लेंड कर सकते हो, नॉन फंड बेस्ड चीजें कर सकते हो। उसके लिए कहते हैं यस, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन, आप ओडीआई के लिए एलिजिबल हो। सेकंड कंडीशन, आपने उस एंटिटी में क्या कर रखा हो? ओडीआई। और तीसरी कंडीशन, आपने उस एंटिटी में क्या कर रखा हो? कंट्रोल अक्वायर कर रखा हो। कब? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग सच फाइनेंशियल कमिटमेंट। अदरवाइज क्यों आप उसके लिए लोन, क्यों आप उसके लिए कमिटमेंट करोगे, क्यों आप उसको लोन दोगे, क्यों आप उसके लिए गारंटी दोगे? अगर ये 3 कंडीशंस हैं तो आप उसको ये कर सकते हो, लेंडिंग एटसेट्रा, और ये काउंट भी किसमें होगा? ओडीआई में। दिस इज अलाउड। आगे आते हैं, सबसे टिपिकल एस्पेक्ट यही था। अब आगे आते हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट 2 रूट से किए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी, इस चैप्टर का कोर क्रक्स ही यही है। 2 तरह से किए जा सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट से और अप्रूवल रूट से। व्हाट इज दिस ऑटोमेटिक रूट? जिसके लिए आपको किसी की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, और कुछ ऐसे काम जिनको करने के लिए आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी, वो अप्रूवल रूट में आएंगे। अब तो हमने कहा था वहां 3 लोगों की अप्रूवल हो सकती है, आरबीआई की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और कुछ केसेस में लाइक बैंक की, एटसेट्रा की, कुछ इंस्टीट्यूशंस की, पढ़ेंगे वो। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल इंडियन एंटिटी कौन, मतलब क्या? मतलब ये कि कौन कौन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल कब हैं? कहते हैं इंडियन एंटिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब इंडियन एंटिटी कौन कौन है? कंपनी, एलएलपी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इनके अलावा कोई और बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ पहले क्या करते थे? पहले बोलते थे या तो बाहर जाकर क्या बनाओगे? जॉइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडरी। आज की डेट में उसको कुछ बोलते ही नहीं, आज की डेट में उसकी जगह क्या बोलते हैं? फॉरेन एंटिटी। तो इसलिए यहां ना जेवी आया, ना डब्ल्यूओएस आया। और आप अदरवाइज आप भी जानते हो कि अगर मैं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करूंगा, हाँ, तो
दो ही चीजें होंगी जनरली, या तो वहां जाकर क्या करूंगा किसी के साथ जॉइंट वेंचर, या वहां जाके सब्सिडरी बनाऊंगा मेरी होली ऑन। बट अब उनकी जगह वर्ड क्या यूज किया जाता है, फॉरेन एंटिटी। ठीक है, अब फॉरेन एंटिटी किस किस को कहते हैं, जो आपने कहां बनाई है, इंडिया के बाहर, इंक्लूडिंग ऐसी एंटिटी जो आपने इंडिया में बनाई है लेकिन कहां बनाई है, आईएफएससी में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गिफ्ट सिटी गुजरात। आईएफएससी को फॉरेन जुरिस्डिक्शन ही माना जाता है इंडिया में। अब जिन लोगों ने सेकंड ग्रुप पढ़ा हुआ है सिक्योरिटी लॉ में, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है आईएफएससी के नाम से, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इतना सा समझ लें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वो होते हैं जो इंडिया में रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए उसको कहीं ना कहीं क्या काउंट किया जाता है, फॉरेन जुरिस्डिक्शन। तो आप वहां आईएफएससी में भी अगर कोई एंटिटी क्रिएट कर रहे हो, वो भी इस पर्पज के लिए क्या मानी जाएगी, फॉरेन एंटिटी। नाउ आगे आते हैं, प्रोहिबिशंस क्या क्या है, क्या क्या नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1, कोई भी पर्सन जो इंडियन रेसिडेंट है वो फॉरेन एंटिटी में ओडीआई नहीं कर सकता, जो फॉरेन एंटिटी क्या काम कर रही है, रियल एस्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। कोई भी इंडियन पर्सन जो ओडीआई कर रहा है उस एंटिटी में ओडीआई नहीं कर सकते, जो एंटिटी किस में इन्वॉल्व है, रियल एस्टेट एक्टिविटी में। रियल एस्टेट का मतलब क्या, रियल एस्टेट का मतलब था बाइंग सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट एंड इंक्लूडिंग ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। हमने रेगुलर क्लास में टीडीआर को बहुत डिटेल में समझा था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने का जो पावर मिलता है उसे बोलते हैं डेवलपमेंट राइट, और उसे आप किसी और को बेच भी सकते हो, इसलिए कहते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये रियल एस्टेट में काउंट नहीं हो रहे, मतलब इनके लिए ये एंटिटी जो काम कर रही है उनमें आप ओडीआई कर सकते हो। डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड एंड ब्रिजेस। अदरवाइज बाइंग सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट एंड ट्रेडिंग ऑफ टीडीआर विल बी काउंटेड इन रियल एस्टेट, और यहां आप ओडीआई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, उस एंटिटी में ओडीआई नहीं कर सकते जो किसमें इन्वॉल्व है, गैम्बलिंग में। और तीसरा रेस्ट्रिक्शन क्या था कि वहां से आपको जो इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है when you are doing ODI, जब आप ODI कर रहे हो किसी फॉरेन एंटिटी में, बदले में वहां से क्या मिलेंगे आपको, कुछ इंस्ट्रूमेंट, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन से नहीं होने चाहिए, रुपी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए। डीलिंग विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक्ड टू इंडियन रुपी, ये करना है तो क्या करना पड़ेगा, आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपने इनमें से कुछ भी किया तो फिर वो इन रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। चलिए, पॉइंट नंबर 1 तो यही था कि इन कामों को करने वाली एंटिटी में ओडीआई मत करना। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, अगर आप ओडीआई कर रहे हो कहां, फॉरेन एंटिटी में, जो कि क्या है, स्टार्टअप्स, तो भैया ये पैसा तुम खुद से ही लाना। कहां से लाना, इंटरनल अक्रूवल्स से। इसका कुछ बच्चों को डाउट आता है, पैसा हर बार इंटरनल अक्रूवल से ही तो लाऊंगा, मेरा ही तो पैसा लगाता हूं, आपसे थोड़ी लेता हूं। नहीं नहीं, तुम पैसे हमसे ही लेके जाते हो, तुम लेकर आते हो रुपी, हमसे लेके जाते हो डॉलर। हम कह रहे हैं हम डॉलर नहीं देंगे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तुम ही डॉलर कमाओ फॉरेन से, तुम ही लगा लो। जो डॉलर, जो फॉरेन करेंसी तुमने फॉरेन से कमाई है उसी को लगा लो स्टार्टअप्स में, हमसे डॉलर लेकर मत जाना। तो अगर आप ओडीआई कर रहे हो स्टार्टअप्स में, कौन सा स्टार्टअप, यहां की पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टार्टअप नहीं, रिकॉग्नाइज अंडर द लॉ ऑफ द होस्ट कंट्री, जहां जा रहे हो वहां, तो फिर ये पैसा इंटरनल अक्रूवल से लेके जाना। ये इंटरनल अक्रूवल आपका भी हो सकता है, आपके किसी ग्रुप या एसोसिएट कंपनी का भी हो सकता है, और अगर वो इंडिविजुअल है तो क्या ग्रुप, उसका खुद का पैसा होना चाहिए, पर इंटरनल अक्रूवल से ही लाना पैसा। पॉइंट नंबर 3, ये वो लेयर्स की बात है। ऐसी किसी भी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट मत करना जिसने इन्वेस्ट किया है या करेगी, कहां इन्वेस्ट कर रखा है, कहां, दैट हैज इन्वेस्टेड और इन्वेस्ट इनटू इंडिया। ऐसी किसी भी फॉरेन एंटिटी में फाइनेंशियल कमिटमेंट मत करना जिसने इन्वेस्ट कहां किया हुआ है, इंडिया में, जिसकी वजह से 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी क्रिएट हो रही हो। तो ऑब्वियस है पहले उसने किया है फिर आप कर रहे हो, तो सब्सिडरी सब्सिडरी की सब्सिडरी, कहते हैं 2 लेयर से ज्यादा क्रिएट मत करना। अगर आप फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो उस ऐसी एंटिटी में जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट कहां किया हुआ है, इन्वेस्टेड और इन्वेस्ट इनटू इंडिया,
तो फिर और जिसकी वजह से दो दो लेयर से ज्यादा की सब्सिडरी क्रिएट हो रही हो, मत इन्वेस्ट करना, नहीं कर सकते। पर ये काम कौन कौन कर सकता है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी मतलब पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, और लास्ट खुद के लिए गवर्नमेंट कंपनी। अदरवाइज तो दो लेयर से ज्यादा सब्सिडरी क्रिएट हो रही हो, इन्वेस्टमेंट मत करना। नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये क्या है भैया? ये रूल किन किन ट्रांजेक्शन्स पर एप्लीकेबल नहीं हो? पॉइंट नंबर 1, अगर आप इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो? आईएफएससी में एग्जम्प्ट। अगर एफआई इन्वेस्ट कर रहा है कहां? आईएफएससी में, ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो, क्योंकि हमने उनके लिए रूल्स सेपरेट बना दिए। लिखा है द ओआई रूल प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससी, तो वो कंडीशन फुलफिल करके करो बस, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2, अगेन इंटरेस्टिंग बात, जो पैसा आप लाए कहां से हो? एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, जो पैसा आपने लाए कहां से थे? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से। तो आपका इंडिया में फॉरेन करेंसी अकाउंट है, उसमें जो पैसा आप लेकर आए थे डॉलर में, उसी के थ्रू अगर आपने फॉरेन में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट, तो उसके थ्रू किए हुए एक्विजिशन और ट्रांसफर पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगाओ उस पैसे को। पॉइंट नंबर 3 क्या है? एक व्यक्ति उसने ओडीआई किया, जो व्यक्ति इंडिया के बाहर रहता था, इंडिया का सिटीजन भले ही है लेकिन इंडिया के बाहर रहता था, वहां जॉब करता था, और जो उसने वहां जॉब से पैसा कमाया उसी को लगा रहा है। एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड आउट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसोर्सेस, कहां से आए? कहां थे उसके पास? हेल्ड आउटसाइड इंडिया। क्यों आए थे उसके पास? हु इज एम्प्लॉयड इन इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन irrespective of length thereof for a specific job or assignment, duration of which does not exceed 3 years। ये क्या है भैया? एक व्यक्ति वो जो अभी भले इंडिया में आ गया हो, क्योंकि देखो यहां पर ना वर्ड सिटीजन यूज नहीं हुआ, क्या यूज हुआ? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अभी रहते हो इंडिया में रहे, पर हमने उल्टा एग्जांपल ले लिया, रहे इंडिया में रहा है लेकिन सिटीजन कहाँ का है? इंडिया के बाहर का। सिटीजन इंडिया के बाहर का, रहे इंडिया में रहा है, जॉब इंडिया में कर रहा है, लेकिन उसके पास फॉरेन रिसोर्सेज कहां पड़े हुए हैं? फॉरेन में, क्योंकि वो ऑलरेडी व्यक्ति फॉरेन का था, उसके पास फॉरेन में पैसा अवेलेबल है, वो गलती से इंडिया में कुछ टाइम के लिए रह रहा है, चाहे कितना भी ड्यूरेशन हो, विच शुड नॉट एक्सीड हालांकि 3 साल। तो अगर ये व्यक्ति अब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपको क्या काम है? उसके पास ऑलरेडी फॉरेन में पैसा था ना, उसी को लगा रहा है, वो गलती से इंडिया में आकर बस जॉब कर रहा है। अभी ये रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये क्या है? इसका उल्टा, ये वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो भले ही इंडिया का व्यक्ति है लेकिन रह कहाँ रहा था कुछ समय? इंडिया के बाहर, वहीं उसने पैसा कमाया और उसी पैसे से उसने वहां प्रॉपर्टीज खरीदी। आप ये रूल मत लगाना। एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड इन अकॉर्डिंग टू 6(4)। अब ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन के शेयर्स या फॉरेन में इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब उसने अक्वायर कब करी थी? जब वो इंडिया के बाहर रहता था, या उसको मिली है इनहेरिटेंस में। किस पर्सन से? उस पर्सन से जो इंडिया के बाहर रहता था, इनहेरिटेंस में मिली। लाइक उसके फादर इंडिया के बाहर रहते थे, उससे इनहेरिटेंस में उसको मिल गई प्रॉपर्टी। ये भले ही वो भी इंडिया में रह रहा है, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये भले ही अब इंडिया में रह रहा है लेकिन उसके पास पैसा क्यों था? क्योंकि वो वहां जॉब करता था और वहीं पर उसने उस पैसे से प्रॉपर्टियां बनाई है। ये इसमें ओडीआई रूल्स रेगुलेशन, आपके ओआई रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। 4 केसेस में रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक रूट की। ऑटोमेटिक रूट, इफ यू रिमेंबर, मैंने शायद आपको 2 कंडीशंस लिखवाई थी। 2 चीजों तक आप ऑटोमेटिक रूट में काउंट होंगे। कितना? $1 बिलियन और 400%, मीन 4 टाइम ऑफ द नेटवर्थ। अगर इनमें से एक भी चीज टूटी तो फिर आपको परमिशन रूट में जाना पड़ेगा, अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रूट में क्या लिखते हैं कि कुछ लिमिट के रहते हुए, कुछ लिमिट के इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिक रूट में काउंट होंगे। लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब लिमिट एंड कंडीशन, कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो पर्सन ऐसे इन इंडिया कर रहा है फॉरेन एंटिटी में कर सकता है। फॉरेन एंटिटी कौन सी होनी चाहिए? बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में, या तो डायरेक्टली कर सकते हो या अपनी स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू कर सकते हो या एसपीवी के थ्रू कर सकते हो। स्टेप डाउन सब्सिडरी क्या होती है? स्टेप डाउन सब्सिडरी क्या होती है? आप फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो एंटिटी जो किसकी सब्सिडरी है? फॉरेन एंटिटी के। वो एंटिटी जिस पर कंट्रोल किसका है? फॉरेन एंटिटी का। लिखा है स्टेप डाउन सब्सिडरी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एंटिटी मींस इन विच द फॉरेन एंटिटी हैज कंट्रोल।
आप स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू भी अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हो ओआई रूल्स में अलाउड है। इट्स इट। तो डायरेक्ट कर लो, स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू कर लो, स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू कर लो, अलाउड है सब्जेक्ट टू द लिमिट। लिमिट क्या है? $1 बिलियन और 4 टाइम ऑफ द नेटवर्थ इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अर्लियर क्या था इग्नोर कर देते हैं, अब कोई मतलब नहीं। अर्लियर जो भी था आज की डेट में तो यही है। Now, अब रूल मतलब थोड़े से क्या हो गए, रूल थोड़े से एक्सटेंड हो गए, रूल को थोड़ा सा वाइडर कर दिया गया है। बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी मतलब क्या? वो सारे काम जो इंडिया वाले अलाउ करते हैं अपने आप बिजनेस करने के लिए, है ना, जिन चीजों का बिजनेस इंडिया में किया जा सकता है वही आप फॉरेन में जाके करो, यही बोनाफाइड है। कंट्रोल क्या होता है? राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, ये आप ऑलरेडी जानते हो। नाउ ओडीआई किसको कहेंगे? अब मुझे नहीं लगता आपको यहाँ ओडीआई पढ़ाने की जरूरत है, ऑलरेडी ऊपर पढ़ाकर आए हो ओडीआई में क्या क्या काउंट होता है। नेक्स्ट ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा है जो आप नहीं पढ़ा रहे हो? अरे ये वही लिखा है कि अगर भले इवन कंट्रोल का एक्विजिशन भी ओडीआई कहलाता है, तो अगर बिना पैसे लगाए, पैसे तो नहीं लगे लेकिन मेरे पास किसी का क्या है? कंट्रोल, क्या वो भी ओडीआई में काउंट होगा? हाँ काउंट होगा। अगर किसी के पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, इसके फादर के पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, इसके फादर इसको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट गिफ्ट में दे गए, क्या ये भी ओडीआई में काउंट होगा? 100% ओडीआई है, भले ही पैसे नहीं लगाए हो। आगे आते हैं, अब आते हैं अप्रूवल रूट में। अप्रूवल किस किस से लेनी है? तो मैंने शायद इन सब की जगह ये पढ़ लें, ऊपर यही लिखा हुआ है, इसी की ग्रामर लिखी हुई है। अप्रूवल किस किस की लगेगी? किस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी केस में आरबीआई की। पहले ये खत्म करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कब लगेगी? जब आप फॉरेन एंटिटी कहां इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पाकिस्तान या कोई और स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शंस, है ना, एनिमी कंट्रीज। पाकिस्तान स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन में अगर फॉरेन एंटिटी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ओडीआई होगा, भले ही ओडीआई है, आप भले भैया, हाँ, चाहे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो या क्या कर रहे हो, ट्रांसफर, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एफसी अबोव द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय पर्सन एंगेज्ड इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो ऑब्वियस इसकी कोई जरूरत नहीं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अगर पैसा लगा रहे हो एक लिमिट से ज्यादा, स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन से? स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को इफ यू रिमेंबर ऊपर डिफाइन किया हुआ था। स्ट्रेटेजिक सेक्टर मींस व्हाट? एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड चीजें, ऑयल, गैस, कोल, मिनरल ओर्स, सबमरीन जो केबल सिस्टम आप बिछाते हो समुद्र में, सबमरीन, स्टार्टअप्स और एनी अदर सेक्टर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फिट लगे, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काउंट होती हैं। इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। आगे आते हैं। नेक्स्ट अप्रूवल किसकी? अप्रूवल ऑफ आरबीआई। क्या है? पॉइंट नंबर 1, अगर सीलिंग लिमिट से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये सीलिंग लिमिट? $1 बिलियन और 4 टाइम ऑफ द नेटवर्थ। $1 बिलियन एंड 4 टाइम ऑफ द नेटवर्थ। इससे ज्यादा की अप्रूवल चाहिए, इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है, आरबीआई की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। नाउ नेक्स्ट, कौन कौन से लेनी है अप्रूवल? बैंक, रेगुलेटरी बॉडी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। क्या है ये? अगर आपके यहाँ लाइक ईडी, सीबीआई एटसेट्रा का इन्वेस्टर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आपको अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले इन लोगों से अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। कब कब? बैंक से कब रिक्वायर्ड होगी? अगर आपका एक अकाउंट है बैंक में और वो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, आपने लोन नहीं चुका रखे हैं बैंकों के, या विलफुल डिफॉल्टर हो, या आपका क्या चल रहा है रेगुलेटरी बॉडी द्वारा इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेशन। तो अगर रेगुलेटरी बॉडी द्वारा चल रहा है उनकी अप्रूवल लेना, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा चल रहा है उनकी अप्रूवल लेना, अगर आप डिफॉल्टर हो तो बैंक की अप्रूवल चाहिए। तो ये है अप्रूवल रूट, राइट। तो इन बैंक एटसेट्रा से आपको क्या लेनी पड़ेगी? पहले एनओसी लेनी पड़ेगी। लाइक ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इन लोगों की आपको अप्रूवल चाहिए, इन लोगों से एनओसी लेनी पड़ेगी अगर इनका आपके इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा चल रहा है। दैट्स इट। तो ऑटोमेटिक रूट खत्म, अप्रूवल रूट खत्म, दोनों चीजें खत्म। ये 60 डेज का क्या था? अगर आपको अप्लाई किया एनओसी के लिए 60 दिन में अप्रूवल नहीं देते हैं वो लोग, तो हम मान लेंगे कि अप्रूवल मिल गई, डीम्ड कंसेंट।
पैसा कहां से लाओगे भैया? OI करने के लिए, जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंशियल कमिटमेंट है, कहां से पैसा ला सकते हो? सबसे पहला सोर्स तो क्या, हमारी बैंकिंग चैनल से, ऑब्वियस है, नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू रेमिटेंस। नेक्स्ट, फंड्स हेल्ड इन अकाउंट लाइक रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, आपके आपके कुछ फॉरेन करेंसी अकाउंट यहां पर मेंटेन्ड है, उनमें जो पैसा है उसके थ्रू ला सकते हो। तीसरा, स्वैप ऑफ सिक्योरिटी, इसमें तो फंड चाहिए ही नहीं होता है, आप उनके शेयर खरीदने के बदले में अपने शेयर दे रहे हो। और चौथा, आपको फॉरेन में ही पैसा चाहिए ना, तो फॉरेन में जाकर क्या इशू कर दो, ADR ZDR या ECP, वहां से लोन ले आओ या वहां ADR ZDR इशू कर दो। तो पैसा कहां से आएगा, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से, या दूसरा आपके जो फॉरेन करेंसी के अकाउंट मेंटेन्ड है वहां से, या तीसरा स्वैप ऑफ शेयर से, और चौथा ADR ZDR की प्रोसेस से। हावेवर इन्वेस्टमेंट के रूल्स क्या हैं? रूल नंबर 1, कैश इन्वेस्टमेंट इज नॉट परमिटेड। पॉइंट नंबर 2, इंडियन एंटिटी अपने ब्रांच को, अपने ऑफिसेस को रेमिटेंस दे सकती है फॉर द पर्पस ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन ऑफ सच ब्रांच और ऑफिस। सर ये बिल्कुल समझ नहीं आया, इसको समझ लो बहुत ढंग से। आप बताओ, हाँ कैश, तो भैया कैश क्यों कर रहे हो, हवाला करना है क्या? बिल्कुल बढ़िया। पॉइंट नंबर 2 समझो आप, कि आपकी इंडिया के बाहर कोई ब्रांच है, कोई ऑफिस है, उसको आप केवल पैसे क्यों दे सकते हो? उसके खर्चे चलाने के लिए। पता पड़ा आप उसको पैसे दे रहे हो और वो उसके थ्रू वहां क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट अलाउड। तो अरे ऑब्वियस है ना, आप ब्रांच को पैसे क्यों देते हो, ब्रांच के खर्चे चलाने के लिए है। पता पड़ा आप ब्रांच को इतने पैसे दे रहे हो कि ब्रांच उसके थ्रू क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को ही आपने ओवरराइड कर दिया। आपने तो ये दिखाया कि ब्रांच को पैसे दिए थे और ब्रांच ने, वहां की ब्रांच ने वहीं के पैसे से वहीं क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट। तो ये तो इनडायरेक्टली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हुआ ना। तो ब्रांच के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते। लिखा है, नो रेमिटेंस शेल बी मेड बाय इंडियन एंटिटी टू इट्स ब्रांच टू इट्स ऑफिस फॉर मेकिंग एनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर C, ये क्या है भैया, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शेल नॉट मेक एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एनी फॉरेन एंटिटी। फॉरेन एंटिटी के बिहाफ पर कोई पेमेंट मत करना अदर देन बाय वे ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। फॉरेन एंटिटी के बिहाफ पर अगर आप पेमेंट करोगे तो इनडायरेक्टली आपका वो फॉरेन एंटिटी को क्या हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अदरवाइज देन बाय फाइनेंशियल कमिटमेंट आप फॉरेन एंटिटी के लिए कोई पेमेंट नहीं कर सकते। अरे अदरवाइज क्या होगा, ये क्या करेंगे, फॉरेन एंटिटी को, फॉरेन एंटिटी में इनको पैसा लगाना है। अब OI रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, फॉरेन एंटिटी जो है उसको इंडिया में किसी को 10 करोड़ रुपए देने हैं, तो ये क्या कहेंगे कि आप इंडिया के इंडिया में उसको 10 करोड़ रुपए दे दो और हम आपको बदले में इक्विटी शेयर दे देंगे। तो आप उसको अगर उसके बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हो तो वो किस में काउंट होना चाहिए फिर, फाइनेंशियल कमिटमेंट में। तो हाँ बताओ कि वो फाइनेंशियल कमिटमेंट है फिर, अदरवाइज तो आप OI रूल को ओवरराइड कर दोगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आप इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो, नेपाल और भूटान में, फाइनेंशियल कमिटमेंट इन नेपाल भूटान शेल बी डन इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, क्योंकि शायद वहां रुपी वाली करेंसी चलती है, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो आपको नेपाल भूटान में इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो हम अलग से प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू करना। और जितने भी ड्यूज रिसीवेबल हैं ऑन इन्वेस्टमेंट made in freely convertible currency as well as their sale winding up process are required to be repatriated in India in freely convertible currency only। ये आपको मुझे शायद पढ़ाने की जरूरत है नहीं। जब आप यहाँ से डॉलर लेकर गए थे तो वहां से इन्वेस्टमेंट बेचकर भी वापस क्या लेकर आना, डॉलर। तो जो भी वहां से ड्यूज, और इसीलिए तो कह रहे थे कि रुपी डिनोमिनेटेड करेंसी लेकर मत आना। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ सेल प्रोसीड, ये पूरा पैसा इंडिया में फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। और फॉरेन करेंसी अपने पास रख मत लेना, उसे इंडिया में क्या करना, रिपेट्रिएट करना। दैट्स इट, खत्म। तो इन्वेस्टमेंट करने की भी 4 कंडीशंस हैं। कैश के थ्रू मत करना, ब्रांच के थ्रू इन्वेस्टमेंट मत करना, फाइनेंशियल कमिटमेंट को छोड़कर किसी और तरीके से उनके बिहाफ पर पेमेंट मत करना, नेपाल भूटान में करना, स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू करना, और जब वहां से पैसा वापस लाओ तो फॉरेन करेंसी में लेकर आना और उसे इंडिया में रिपेट्रिएट करना। लास्ट टॉपिक, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है? ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी हम चाहें तो ये पैराग्राफ से खत्म हो सकती है सारी,
इससे खत्म हो सकती है। स्टिल हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले तो PRII जो क्या कर रहा है, ओडीआई या फाइनेंशियल कमिटमेंट, या और क्या कर रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट। ओडीआई, फाइनेंशियल कमिटमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट जब भी करो, है ना, आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। पहला, फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए रिपोर्टिंग कब करनी है, जब भी आप क्या कर रहे हो, पैसा भेज रहे हो या फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो। जब आपने कमिटमेंट कर दिया, पैसा भेजा, विच एवर इज अर्लियर। डिसइन्वेस्टमेंट के टाइम पर कब करना है, डिसइन्वेस्ट करने के 30 दिन में। रिस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, इक्विटी डेट में कन्वर्ट, आपका डेट इक्विटी में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, रिस्ट्रक्चरिंग के 30 दिन में। ठीक है। इसके अलावा अब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर आप ओपीआई कर रहे हो या उस ओपीआई का क्या कर रहे हो, ट्रांसफर, तो इन्वेस्ट या ट्रांसफर के 60 डेज में फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर इन विच सच इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर इज मेड। तो ऑब्वियस है 2 हाफ ईयर होंगे, एक सितंबर और एक मार्च। जिस भी हाफ ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट या ट्रांसफर किया है इस ओपीआई को, उस हाफ ईयरली के 60 दिन में, मतलब हर हाफ ईयर में आपको रिपोर्टिंग करनी है इन्वेस्टमेंट या ट्रांसफर वाले। देखो, इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर में हाफ ईयरली रिपोर्टिंग है, डिसइन्वेस्टमेंट में डिसइन्वेस्ट करने के 30 दिन में, रिस्ट्रक्चरिंग में 30 दिन। ठीक है। अब अगर आप ओपीआई कर रहे हो बाय एक्विजिशन ऑफ शेयर, ओपीआई बाय वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर और इंटरेस्ट अंडर ईसॉप प्लान एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, तो रिपोर्टिंग शेल बी डन बाय ऑफिस इन इंडिया या ब्रांच और ओवरसीज एंटिटी या सब्सिडियरी इन इंडिया और ओवरसीज एंटिटी और द इंडियन एंटिटी इन विच द ओवरसीज एंटिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग वेयर द रेसिडेंट इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर। सर ये बिल्कुल समझ नहीं आया, सर कुछ भी नहीं लिख रहा है इसमें। क्या लिख रहा है कि अगर रेसिडेंट जो, देखो मेरी बात सुनो, ईसॉप ईसॉप किसको मिलता है, किसी इंडिविजुअल को जो उस कंपनी में क्या कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा। अब अगर उसको ईसॉप मिले, एक इंडिया का व्यक्ति है, फॉरेन एंटिटी में जॉब करता है, उसे इंडिया में ईसॉप मिले, तो अब ये काउंट हो जाएगा आपका तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में। इसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा, या तो उसका इंडिया का ऑफिस, उस कंपनी का इंडिया में ऑफिस हो तो वो, राइट, या उसकी इंडिया में कोई सब्सिडरी हो तो वो। ये लोग अब सर या कुछ कुछ भी नहीं उसका, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो व्यक्ति इंडिया में जॉब कर रहा है आपके बिहाफ पर, तो इंडिया में आपका क्या होगा, कोई ऑफिस। तो इन ईसॉप एटसेट्रा की रिपोर्टिंग कौन करेगा, आपका वो इंडियन ऑफिस। नेक्स्ट, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जिसने भी भैया इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, हर साल एपीआर जमा करवा देना 31 दिसंबर तक। और अगर उस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को खत्म होता हो तो नेक्स्ट 31 दिसंबर तक। ऑल राइट। कब कब एपीआर करने बंद कर देना, अगर एक पर्सन इंडिया का है, 10% से कम होल्डिंग रखता है और उसके पास कंट्रोल भी नहीं है, एपीआर की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर वो कंपनी किसमें चल रही हो, लिक्विडेशन में, उस वक्त एपीआर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक। और हर साल आपको एक चीज तो जमा करवानी ही करवानी है, एनुअल रिटर्न ऑन एफएलए, फॉरेन लाइबिलिटी एंड असेट्स, भले ही कितनी भी हो। सर ऊपर अलग था नीचे अलग है, हाँ ऊपर है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तुमने ये जो इन्वेस्टमेंट किया था उस कंपनी में, उसने क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस बताओ। और एक एफएलए, ये तो नॉर्मल प्रोविजन है, फॉरेन लाइबिलिटीज कितनी है आपकी और फॉरेन असेट्स कितनी है आपकी। बस हम यहां के थ्रू भी इसको पढ़ सकते हैं, क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जब जब फाइनेंशियल कमिटमेंट करो या पैसे भेजो तब। कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म एफसी। नेक्स्ट, जब जब क्या करो, इन्वेस्टमेंट या ट्रांसफर, ओपीआई, नॉर्मल शेयर खरीदना, तो हाफ ईयर खत्म होने के 60 दिन में, जब भी इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रांसफर किया। फिर ऊपर वाला नीचे वाला समझ नहीं आ रहा, ऊपर वाले में यह है कि जब भी आपने पैसे इंडिया के बाहर भेजे, इंडिया के बाहर पैसे भेजे तब रिपोर्टिंग करने के लिए ऊपर वाला प्रोविजन है। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, तो जब पैसा भेजो तब रिपोर्टिंग करनी है, फॉर्म एफसी में। इसके बाद हाफ ईयरली आपको रिपोर्टिंग करनी है कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया या कितना ट्रांसफर किया। नेक्स्ट, जब भी क्या करोगे, डिसइन्वेस्टमेंट, वहां से 30 दिन में। और जब भी आपके उस पैसे की क्या हो, रिस्ट्रक्चरिंग, वहां से 30 दिन।
इन्वेस्टमेंट का एक और रूल है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम या इसॉप के थ्रू, तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, आपके इंडियन ऑफिस के ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जब जब भी आप क्या करोगे, ओडीआई, जब आपने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए हैं इंडिया के बाहर, तो आप भैया एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा कराना कि जहां आपने इन्वेस्ट किया उसने क्या क्या काम किए, वहां पर क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर 10% से कम इन्वेस्टमेंट है और कंट्रोल भी आपका नहीं है, और अगर वो कंपनी किसमें चल रही हो, लिक्विडेशन में, ये एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा नहीं करवानी। और इसके अलावा हर साल आपको ये तो जमा करवाना ही करवाना है, क्या, FLA, फॉरेन लाइबिलिटी और असेट का रिटर्न हर साल सबमिट करने की जरूरत है। दैट्स इट। ये है OI रूल्स, OI रेगुलेशंस, इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इंडियन एंटिटी आउटसाइड इंडिया। लास्ट डिस्कशन, इंडिया के बाहर अगर बिजनेस करने जा रहे हो, सेटअप कर रहे हो आपकी कोई एंटिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किस कंट्री में करें, कैसे डिसाइड करें, कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी लोकेशन चूज करनी चाहिए। सबसे पहला फैक्टर, उस कंट्री का, उस बिजनेस का जियोग्राफिकल लोकेशन। क्या क्या चीजें देखोगे उसमें, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा अवेलेबल है या नहीं, एक्सेस, और वहां सप्लाई चेन अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वहां ये काम कर पाएंगे क्या, रॉ मटेरियल खरीद कर बेच पाएंगे क्या, रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसका डिस्पैच, सप्लाई चेन बना पाएंगे या नहीं वहां पर। पॉइंट नंबर 1, जियोग्राफिकल लोकेशन। पॉइंट नंबर 2, उस देश के इकोनॉमिक एस्पेक्ट, वहां बिजनेस करना कितना आसान है, वहां बिजनेस करने की कॉस्ट कितनी है, वहां टैक्सेशन के लॉ कैसे हैं, वहां बिजनेस करने के लिए क्या कोई सब्सिडी, इंसेंटिव्स मिलते हैं। थर्ड, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हमारे उस कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस हैं, फ्रेंडली रिलेशंस, उस कंट्री के दूसरी अपनी नेबर कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस हैं, और वहां बिजनेस करने का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है ओवरऑल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। चौथा, सोशल एस्पेक्ट, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लेबर कैसी है, वहां के लेबर लॉ कैसे हैं, वहां की ट्रेड यूनियंस कैसी हैं, और की मैनेजरियल पर्सन को क्या हम एक दूसरी जगह लोकेट कर पाएंगे, वहां से इधर, इधर से वहां, क्या उस चीज की अवेलेबल है चीजें। पांचवा, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो मैं आईपी वहां जाकर क्रिएट करूंगा क्या प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, पता पड़ा मैंने वहां जाके इतना खर्चा किया, कोई नई चीजें बनाई, उनका ट्रेडमार्क ही अवेलेबल नहीं होता उस कंट्री में। तो टेक्निकल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन है क्या, वहां हमें ये रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं क्या, टेक्निकल रिसोर्सेज लाइक पावर, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, और इवन इवन मैं तो कहता हूं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में तो एक और चीज आ सकती है, स्किल्ड लेबर है क्या वहां ऐसी जो आपके लिए काम कर पाए, और ये चीजें अगर अवेलेबल है तो इनकी क्वालिटी और कॉस्ट, ये है सब टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो ये चीजें देखनी होती है वाइल चूजिंग द लोकेशन आउटसाइड इंडिया टू सेटअप एनी बिजनेस ओवर देयर। तो ये था हमारा एक चैप्टर जो बहुत डेफिनेटली टिपिकल है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो ये वैसे तो शायद आप पढ़ के आए होंगे आज, अभी वापस पढ़ लेना तो एक बार में खत्म हो जाएगा। ये जो चार्ट्स है ना, ये आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं चीजों को समराइज करने में। आई डोंट नो आपने इनका कितना यूज किया है, पर इनको यूज करोगे जैसे, लेकिन फर्स्ट चार्ट में केवल इतना ही एस्पेक्ट आपको अप्लीकेबल है कोर्स में। बहुत बढ़िया, तो आई होप अभी क्लियर भी हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।